दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग 2018 का ठीक है ग्रुप ए का पॉलिटेक्निक जो इंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है 2018 का, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी के आधार पे आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से लेसन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए तीन पार्ट आता है, मतलब 3 सब्जेक्ट का आता है आपका, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 से लेके 50 तक यानी 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 50 क्वेश्चन में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं। ठीक है, तो हमारा 51 नंबर से फिजिक्स शुरू होता है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से फिजिक्स का क्या किया है। देखिएगा कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है 51 नंबर, या हम फिजिक्स का सॉल्व कर रहे हैं ना, फिजिक्स का। ठीक है, तो फिजिक्स का समझिए पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण होगा। ठीक है, यानी एक पिंड है कोई, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो गति करने के दौरान भाई वो कुछ दूरियां तय करेगा। ठीक है, मान लेते हैं डी दूरी तय कर रहा है ये, और ये जो डी दूरियां तय कर रहा है, ठीक है, वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में है, अर्थात जो डी है अनुक्रमानुपात में है टी के स्क्वायर के, समय के। ठीक है, तो आपको पता है जब अनुक्रमानुपात हटाते हैं तो नियतांक आता है के टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि उसका त्वरण क्या है, त्वरण क्या है ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे, ये तो डी बराबर निकाले इतना आया। ठीक है, ठीक है, आपको पता है v बराबर क्या होता है, डी बाई टी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट में अवकलन कर दे रहे हैं, अवकलन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dv अपान dt बराबर क्या हो जाएगा, dd अपान dt, इसका भी अवकलन कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अवकलन करेंगे सबका, तो क्या हो जाएगा आगे, ये dv अपान dt ही बराबर क्या होगा, a होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की समय दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये d क्या दिखाता है, एक परिवर्तन ही दिखाता है। ठीक है, तो dv अपान dt बराबर क्या होगा, a होगा, तो हम a बराबर लिख सकते हैं क्या, अब d बराबर आपको पता है kt है, तो d kt स्क्वायर अपान kt है, dt है। ठीक है, dt है। अब अवकलन करेंगे तो आपको पता है कि पढ़े होंगे अवकलन। ठीक है, 11-12 में तो आपको पता है कि जो अचर होता है वो बाहर निकल के चला आता है। ठीक है, और अवकलन x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यही होता है ना। तो इसमें t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t है, तो t का पावर 2 है, तो पहले 2 आगे आएगा तो 2 लिख लेते हैं, और फिर t के पावर में से कम हो जाए तो 2 में से कम हो जाएगा 1। ठीक, और इसका dx का क्या होता है, dx का अवकलन करेंगे तो क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, वो कैसे, तो इसका भी पावर 1 है, 1 आगे आएगा, फिर पावर में से 1 घटेगा। ठीक है, तो वो सब क्या हो जाता है, 1 के बराबर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, अरे सॉरी t के बराबर, सॉरी हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, dx का क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो ये हो गया, t हो गया। ठीक है, अब चलिए t से तो t कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2k, क्या आ जाएगा, a बराबर 2k, जो कि एक कांस्टेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट मिल रहा है, मतलब इसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा, क्या होगा, नियत होगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई अचर पद मिल नहीं रहा है। ठीक है, चर पद नहीं मिल रहा है, अचर पद मिल रहा है, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट मिल रहा है, इसका मतलब जो त्वरण होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जो वस्तु है वह समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रही है, तो उसका हम त्वरण निकालेंगे तो उसका त्वरण क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, अर्थात नियत आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कहाँ गया, इसका ऑप्शन आपका किस में दिया है,
ऑप्शन नंबर ए में दिया है नियत है, बढ़ रहा है, शून्य है, घट रहा है। क्या है? नियत है, कांस्टेंट है। इस यानी जो पहला है फिजिक्स का 51 नंबर क्वेश्चन, उसका ए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन। अगला देखिए इसमें का, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अर्थात 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है। यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिराया जाए तो तालाब के जल का तल क्या होगा? ठीक है, तो ये उत्प्लावन बल से है। ठीक है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उससे है। आपको पता है कि कोई भी वस्तु जब उसको पानी में डाला जाता है तो अपने आयतन के बराबर क्या करती है? जल को विस्थापित करती है, जल को हटाती है। ठीक है, और पत्थर भाई ज़्यादा घनत्व वाला है, ज़्यादा घनत्व वाला है। ठीक है, तो जब उसको नदी नाव में से निकाल के जब फेंकेंगे पानी में तो क्या करेगा? जल को विस्थापित करेगा, जिससे क्या होगा? उसका तल का स्तर क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। जो जल का तल का स्तर है वो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिया होगा नीचे गिर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। ए बी क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। ठीक है, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व भी किए थे हम लोग चैप्टर में। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 53 नंबर यानी हमारा फिजिक्स का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो द्रव्यमानों m1 तथा m2 जिनके बीच की दूरियां r हैं, इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F है। जो सूत्र होता है F बराबर क्या होता है? F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। हमारा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से है। ठीक है, ये होता है। तो कह रहा है इसमें जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल G, ये किसके मान पे निर्भर करता है? किसके मान पे निर्भर करता है? तो यहाँ से हम G की वैल्यू निकाले तो आएगा क्या? F r स्क्वायर अपान m1 इंटू m2, यही तो आएगा। तो कह रहा है G का मान किन पे निर्भर कर रहा है? तो भाई G का मान हमारा दूरी पे भी निर्भर कर रहा है और उन द्रव्यमानों के गुणनफल पे भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, दूरी पे भी निर्भर कर रहा है और द्रव्यमानों के द्रव्यमानों पे भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, उनके गुणनफल के कि कितने कितने द्रव्यमान के होंगे भाई, तो उन पे भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। कह रहा है मात्रक की पद्धति पे, मात्रक की पद्धति पे निर्भर करता है? नहीं। द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर? नहीं। मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच के माध्यम दोनों पर? या डी कह रहा है मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच के माध्यम दोनों पर ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए मात्रक पद्धति मतलब मात्रक चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ चेंज होगी। ठीक है, बात समझ में आई है? ठीक है, और ये किस पे निर्भर करता है? तो भाई द्रव्यमानों पे निर्भर करता ही है। ठीक है, और मात्रक पद्धति पे भी निर्भर, क्योंकि मात्रक चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच के माध्यम दोनों पर, ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मात्रक का जो माध्यम है वो चेंज करेंगे, यानी पद्धति चेंज करेंगे तो भी थोड़ा अंतर आएगा। क्योंकि जहाँ पे किलोमीटर लिख रहे हैं मीटर में करेंगे तो 1000 मीटर, और किलोमीटर में 1 मीटर, तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना, तो इस पे हो जाएगा। फिर द्रव्यमानों के बीच द्रव्यमानों पे निर्भर कर ही रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो ये तो ऑप्शनल था 3 क्वेश्चन। अब आगे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग जो है क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल है तो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करिए। चलिए देखते हैं इसका 54 नंबर क्वेश्चन अर्थात चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है इसमें कि गोले के त्रिज्या के माप में त्रुटि 1% है तो इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी। यानी गोले की जो त्रिज्या की माप में प्रतिशत त्रुटि है वो कितना है? 1% है। ठीक है, आपको प्रतिशत त्रुटि पता है क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि होता है क्या फार्मूला? त्रुटि बटे में क्या होता है? वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मान गुणे क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, तो आपको दिया है किसका? तो इसमें त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि दिया है, मतलब दिया है क्या? dr अपान r। ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या r है तो r में प्रतिशत त्रुटि यानी कितनी त्रुटि हुई है? त्रुटि मतलब कितना उसमें चेंजेस हुआ है, तो डेल्टा r का ये या dr लिखते हैं उसे। ठीक है,
या इसको डेल्टा आर ही लिख दीजिए, बटे में आर गुणे 100। इसका मान दिया है कितना 1%। ठीक है, अब पूछा है कि इसके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो आपको पता है कि v बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन का फार्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसके दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लॉग। ठीक है, लॉग लेने पे तो क्या हो जाएगा लॉग v बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो मान है। ठीक है, एक ये अचर पद वाला मान है और एक ये r है। ठीक है, तो आपको पता है लॉग का नियम गुणा होता है तो प्लस में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा लॉग 4π/3। ठीक है, 4π/3 प्लस लॉग r क्यूब। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं कि अवकलन कर देते हैं इसका। ठीक है, अवकलन कर देते हैं v के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो log x, देखिए log x का अवकलन क्या होता है 1/x, x के रिस्पेक्ट में। तो उसी तरह v के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा log v का, यानी log x का अवकलन क्या होता है x की रिस्पेक्ट में करेंगे d/dx log x का तो क्या होता है 1/x होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये तो अचर पद है तो 0 प्लस, अब इसका क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसको क्या करते हैं, इसको लिख देंगे। आपको पता है कि लॉग का नियम है घात रहती तो घात आगे चला आता है, तो इसको लिख दे रहे हैं ऐसे +3, घात को आगे कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका अचर पद बाहर निकल आएगा और लॉग r का क्या हो जाएगा, लॉग r का 1/r। ठीक है, 1/r। ठीक है, चलिएगा अब देखिए इतना हो गया। अब हम फार्मूला बनाए ऐसा। ठीक है, और आयतन की प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला बनाए तो क्या होगा, डेल्टा v से गुणा कर दे और 100, तो डेल्टा v/v या गुणे 100, ये प्रतिशत त्रुटि हमें निकालना है। तो बना देंगे फार्मूला यहाँ पे, बराबर क्या हो जाएगा 3, इसको फार्मूला बना देंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा r/r गुणे 100। तो इसकी वैल्यू तो दी रखी है कितना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा v/v गुणे 100, यानी आयतन में प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा कितना 3 गुणे इसका मान दिया है कितना 1%, तो गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3%। कितना हो जाएगा 3%। तो जो उसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितनी की होगी 3% की। तो ऑप्शन नंबर में आपको दिया है 3% किसमें, ए में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, इतना क्लियर है। अगला देखते हैं कौन सा 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अर्थात 5वां क्वेश्चन। क्या करें इसमें, यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक दाब व परिमाणी दाब का अनुपात होगा। ठीक है, अर्थात समझिए दाब को पूछ रहे तो P बराबर क्या होता है F/A। इक्वेशन ये बनेगा, मान लीजिए सब कुछ मतलब नॉर्मल है, यानी 1 न्यूटन का बल लग रहा है, एरिया A है तो दाब इतना होगा। लेकिन उसको कह रहा है कि मान लीजिए जो हम बल लगा रहे हैं वो 4 गुना कर दें, यानी बल को क्या करे 4 गुना कर दे और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक दाब क्या होगा, प्रारंभिक दाब क्या होगा, यानी जो P डैश है वो क्या हो जाएगा, P डैश का फार्मूला क्या हो जाएगा F'/A'। ठीक है, तो F डैश की वैल्यू कह रहा है कि जो हम दाब लगा रहे हैं यदि दाब को हम 4 गुना कर दें, यानी पहले हमारा F था तो अब उसको 4F कर दें, यानी F डैश बराबर 4F है। और जो A डैश है यानी जो एरिया है, एरिया को क्या कर दे आधा कर दे, यही कर रहा है ना, क्षेत्रफल को आधा कर दे। तो हमारा एरिया क्या है A है, तो A डैश कितना हो जाएगा A/2 हो जाएगा। तो अब इसी फार्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा P डैश बराबर कितना निकलेगा 4F/A/2। तो 2 तो ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा P डैश बराबर 4 दूना 8 F/A, यही होगा। यहाँ से F/A बराबर क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, तो P डैश बराबर कितना आ जाएगा 8P। हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे कि प्रारंभिक दाब तथा प्रारंभिक दाब व परिमाणी दाब का अनुपात कितना होगा, यही हमसे क्या किया है पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रारंभिक दाब और परिमाणिक दाब इसमें पूछा है। ठीक है, तो अनुपात निकालते हैं भाई।
तो अनुपात निकालने का मतलब बट्टा में करिए इसको चेंज, तो क्या हो जाएगा, तो चलिए इसका अनुपात निकालेंगे, तो इसको इधर लाइए तो क्या आ जाएगा P डैश अपान P बराबर क्या हो जाएगा 8/1। तो अनुपात का मतलब इसको बटे का मतलब अनुपात ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं P संबंधे P बराबर कितना हो जाएगा 8/1। 8/1 बटे का मतलब अनुपात, ठीक है। तो 8/1 आएगा, 8/1। देखिए किस में मैच कर रहा है, किस में मैच कर रहा है 8/1। 8/1 यानी 55 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा 8/1, ठीक है। तो 55 का ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्या करिए, टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। जो हमारा फार्मूला होता है P बराबर F/A, उसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, और जो P डैश निकालेंगे F डैश अपान A, यानी चेंजेस कर रहे हैं, बल्ब को 4 गुना कर रहे हैं और एरिया को आधा कर रहे हैं, तो इसे बनाएंगे, ठीक है। इसको ऊपर जाएगा 8 हो जाएगा, F/A की जगह पे समीकरण 1 से आप क्या लिख देंगे P, तो P डैश बराबर 8P। तो अनुपात निकालेंगे तो इसको इधर लाएंगे, तो P डैश अपान P बराबर 8/1। अब बटे का मतलब अनुपात होता है, तो P डैश संबंधे P मतलब P संबंधे P बराबर कितना हो जाएगा 8/1। समझ में आया है, चलिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ था, इतना नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे 56 नंबर क्वेश्चन, अर्थात 60वां क्वेश्चन, ठीक है, नोट करिए इतना। चलिए अगला देखते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 60वां नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। समय का अनुपात क्या होगा, यानी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ये H1 और H2 हाइट पे हैं, ठीक है, यानी इसके बीच की ऊंचाई H1 है और इसके बीच की ऊंचाई H2 है। इसको गिरने में कितना समय लगाना है ये बताना है, तो इसके गिरने में समय लग रहा है मान लीजिए T1 और इसको गिरने में समय लग रहा है T2, ठीक है, T2 समय लग रहा है, इसी को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल पता है, गुरुत्वीय त्वरण सब पे समान लगेगा, इस पे भी लगेगा समान और इस पे भी जी ही लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए, आपको पता है कि समय t बराबर फार्मूला निकालते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग तो क्या होगा, u क्या होगा, दोनों का 0 होगा, ठीक है। तो 0 होगा तो आप गति के दूसरे समीकरण से, ठीक है, गति के दूसरे समीकरण से जब समय का निकालेंगे तो आता है क्या, √2h/g, ठीक है, ये फार्मूला निकल के आता है। तो हम यहाँ से T1 का मान निकालें, ठीक है, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, √2h1/g, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ठीक है। और T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर क्या हो जाएगा, √2h2/g, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बना दीजिए, ठीक है। तो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, T1/T2 का मान कितना आ जाएगा, T1/T2 का मान कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको अलग अलग अंडर रूट में कर ले, तो √2h1, ठीक है, अपान √g, इसका बटा क्या है, √2h2 अपान क्या है, √g, तो √g से √g कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको करते हैं, ठीक है, तो इसको करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए T1/T2 बराबर कितना आ जाएगा, अभी अंडर रूट बचा है, देखिए √2h1 बचा है, अब बटे में √2h2 बचा है, ठीक है। तो हम इसको एक ही बार नहीं लिख सकते हैं, जैसे ये दोनों ये इसको √2h/√g, जैसे यहाँ पे कहाँ गया 2h1/g था एक अंडर रूट में, तो इसको अलग अलग किए हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये अलग अलग है, तो इसको एक रूट में कर सकते हैं, तो T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 2h1/2h2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से T1/T2 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में h1/h2, h1/h2, ठीक है। तो देखिएगा ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, जो समय होगा अंडर रूट, यानी जो समय होगा उनको पृथ्वी पे गिरने में जो समय लगेगा वो क्या होगा, √h1/h2, h1/h2, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, दो ऑप्शन में दिया है रूट, ठीक है। तो रूट ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में रूट लगाया है, तो यही दो सही होंगे, इसमें से कोई एक में सही होगा, और मैच कराते हैं कौन सही होगा, तो h1/h2 ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, यानी 6वें का ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छठवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है इतनी? चलिए अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, आपके पेपर में 57 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या कर रहा है इसमें देखिए, कर रहा है 1.5 मीटर लंबे एक खंभे के एक सिरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। खंभे के दोनों सिरे दो आदमियों के कंधों पर टिका है। दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार होगा। ठीक है, अर्थात आप लोग देखे होंगे जैसे पहले जब शादियाँ होती थी तो कवार आते थे। ठीक है, बीच में आपका बना रहता था, उसमें दुल्हन बैठ जाती थी और 4 लोग लेके या 2 लोग कंधे पे अपने जाते थे। ठीक है, तो उसी तरह ये फिगर बनेगा कि जैसे 2 आदमी हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आदमी है और एक यहाँ पे आदमी है, और इनके बीच एक डंडा यानी एक खंभा है, कितने मीटर का, तो 1.5 मीटर का। ठीक है, और इस पे कितना भार लटकाया गया है, तो 150 का। कितने का, 150 ग्राम का। ठीक है, 150 ग्राम, 150 किलोग्राम। ठीक है, 150 किलोग्राम का क्या लटकाया गया है, भार लटकाया गया है। ठीक है, और यह 2 आदमियों पे क्या है, टिका हुआ है। ठीक है, 2 आदमियों पर क्या हुआ है, यह टिका हुआ है। कह रहा है कि जो एक सिरा है, मतलब एक व्यक्ति के 60 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, यही कह रहा है ना कि जो खंबे के एक सिरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना, यानी मान लीजिए कोई एक सिरा है उसे 60 सेंटीमीटर की, यानी यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर यह भार लटकाया गया है। तो ये कितना बचेगा, तो ये मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, यानी 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर में से 60 सेंटीमीटर घटाएंगे, कितना बचेगा ये दूरी, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर, और इतने का भार लटकाया गया है। तो ये कितना भार लटकाएगा, और यानी इस पे कितना भार आएगा, इस पे कितना भार आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पे भार R1 आएगा और इस पे भार R2 आएगा। ठीक है, और टोटल भार कितना है, यानी टोटल भार R1 प्लस R2 बराबर कितना होगा, यानी जो दोनों भार उठा रहे हैं, कितना उठा रहे हैं, तो 150। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, और 150 ग्राम भार लटकाएगा, तो इस पे कितना भार आएगा, इस पे कितना भार आएगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, इस पे कितना भार आएगा, R1 गुणे इससे दूरी कितनी है, 60, बराबर होता है किसके, ये कितना भार उठाया है, R2, और इससे कितना दूरी है, 90। यही फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो इतना माइनस R2 इंटू 19 बराबर इतना। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन हम क्या ले ले, 30 ले ले कॉमन। ठीक है, 30 कॉमन ले लेंगे, तो 30 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा R1, ये कितने बार में कट जाएगा, 2, यानी इसको 2R1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2R1 माइनस कितना हो जाएगा, 3R2 बराबर 0। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, गुणा होगा तो 0, या भाग करेंगे 0, कितना हो जाएगा, 2R1 माइनस 3R2 बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर एक फर्स्ट यहाँ पे है, इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें, 2 से गुणा करके क्या करें, घटा दे दोनों इक्वेशन को। तो देखिए इक्वेशन हम एक में 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा होगा, 2R1 प्लस 2R2 बराबर कितना हो जाएगा, 150 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, यानी इसको हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बना दे रहे हैं 2 से गुणा करके तब। ठीक है, इसको हटा देते हैं, या एक ही है, इसको 3 बना दीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कि घटा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। ठीक है, या 2 में से 3 को घटा दीजिए, किसी को भी घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम कर दे रहे हैं इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड क्या है, 2R1 प्लस 2R2 बराबर कितना है, 300। इसमें से माइनस करेंगे कितना, 2R1, देखिए माइनस करेंगे तो चिन्ह बदलता जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3R2 बराबर कितना, 0। ठीक है, अब करिए, ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5R2 बराबर कितना, 300। कितना, 300। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 300
घटा देंगे ना, कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। यानी जो R2 है यह कितने ग्राम कितना वजन उठा रहा है 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम वजन उठा रहा है। ठीक है, तो ये कितने उठाएगा इसका निकाल लेते हैं। तो किसी भी, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें R2 का मान रख दीजिए। ठीक है, या आपको पता है कि ये टोटल वजन कितना है 150 ग्राम, तो 150 ग्राम में से 60 किलोग्राम ये R2 उठा दे रहा है, तो बचा कितना है 90 ना, तो 90 किलोग्राम क्या उठाएगा R1 उठाएगा। ठीक है, 90 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 60 और 90, 60 और 90 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर बी को क्या करिए, टिक कर लीजिए। ठीक है, यह नहीं कि अब यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आपका टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा 150 टोटल भार है, तो 60 एक वजन उठा रहा है, तो जो बचेगा वो दूसरा उठाएगा, तो 90 किलोग्राम R1 उठाएगा और 60 किलोग्राम R2 उठाएगा। ठीक है, इतना इतना भार उनके कंधों पे पड़ेगा। समझ में आया है? तो चलिएगा इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। नोट करिएगा इतना। चलिएगा देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, कार्य का आपका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक, ठीक है, कार्य का मात्रक। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, इसी को कहते हैं न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। कार्य को क्या कहते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, या इसी को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। इतना जूल का कार्य किया। ठीक है, इसी को सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, इसी को अर्ग कहते हैं, यानी इस जूल को क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा सीजीएस पद्धति में, अर्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका न्यूटन इंटू मीटर भी दिया है, जूल भी दिया है, अर्ग भी दिया है, और हॉर्स पावर दिया। तो हॉर्स पावर तो आपको पता है शक्ति का है। ठीक है, तो आपको जूल नहीं मारना है, न्यूटन इंटू मीटर नहीं मारना है, क्या मारना है, अर्ग। क्यों, क्योंकि ये सीजीएस पद्धति में पूछ रहा है, और ये किसके पद्धति में है, एसआई पद्धति में है, अर्थात एमकेएस पद्धति में है। किस पद्धति में है, एमकेएस पद्धति में। ठीक है, तो ये तो सबको पता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्ग। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है एक बिजली की मोटर एक यंत्र उठाने में केबिल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर पर सेकेंड की दर से लपेटती है, मोटर की शक्ति होगी। शक्ति पूछ रहा है, तो आपको शक्ति बराबर P बराबर क्या होता है, W/T। यहाँ से W बराबर क्या होता है, F इंटू D अपान T हो जाएगा। इस फार्मूले को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, F, और D/T को हम क्या कहते हैं, विस्थापन बटा समय को क्या कहते हैं, वेग, V। F बराबर आपको दिया है कितना 4500, अब V का भी मान दिया है कितना 2 मीटर पर सेकेंड। इसी का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 45 दूना 90 और 2 जीरो पहले से, यानी 9000। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, वाट, तो इतना 9000 वाट। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में दिया है 9000 वाट, 9000 वाट, 9 किलोवाट, 225 किलोवाट, 9000 किलोवाट या 15 किलोवाट, किलोवाट में दिया है। तो आप 9000 वाट, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9000 किलोवाट, ये 9000 वाट है, किलोवाट नहीं है। इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 10 की पावर 3 वाट, और 10 की पावर 3 को ही तो किलो कहते हैं, अर्थात कितना हो जाएगा 9 किलो वाट, 9 किलो वाट। ठीक है, न कि 9000 वाट। आप जल्दी से सॉल्व करिएगा, 9000 आया तो 9000 पे टिक मत कर दीजिएगा। ठीक है, 9000 पे टिक मत कर दीजिएगा। 9 ऑप्शन को देखिएगा किस में दिया है, किलोवाट में दिया है, तो ये 9 वाट है, 9000 वाट है, 9 किलोवाट है, सॉरी 9000 किलोवाट नहीं है। ठीक है, इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो 9 किलोवाट हो जाएगा। ये जो 10 की पावर 3 है, इसी को एक किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट में कोई कहेगा तो कहेंगे 9000 वाट, या 9 गुणे 10 की पावर 3 वाट, यही कहेंगे ना। तो इसको चेंज करेंगे तो यही इसका, इसी 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं, किलो। ठीक है, तो 9 किलोवाट कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए। आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, अर्थात
10वां नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके जो बाकी क्वेश्चन उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से ही आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन कहें कितना दिन देखे। ठीक है, तो चलिए इसमें 10 क्वेश्चन ही देखेंगे। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है द्रव्यमान m की वेग u से चलती हुई वस्तु को f बल के द्वारा s दूरी पर रोक सकते हैं। ठीक है, यानी m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, u वेग से चल रही है, तो उस पर f बल लगाएंगे तो मान लीजिए कुछ दूरी पे s दूरी पे आके उसको रोक सकते हैं। तो कह रहा है यदि दोगुने द्रव्यमान, यानी उस द्रव्यमान मान लीजिए 5 kg का है तो अब दोगुना 10 kg का द्रव्यमान हो। ठीक है, और उस पर वो आधा वेग से चल रही है, यानी मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी तो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, आधा वेग से चल रही है, तो उतनी ही दूरी यानी s दूरी पे ही रोकने के लिए उस पर कितना बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो आपको पता है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, और न्यूटन के तीसरे समीकरण से क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से हम निकालें, ठीक है, a का मान, तो क्या आएगा, a का मान v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा। a का मान निकालें तो ये 2s क्या कहाँ चला जाएगा, बटे में, 2s कहाँ चला जाएगा, अब बटे में। इसको a का मान यहाँ पे रख देंगे तो f बराबर क्या आएगा, m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपान 2s। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, इसी फार्मूले पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हमारा सब कुछ सेम है, यानी जो v है उसका क्या होगा, शून्य होगा, u वेग से चल रही है। ठीक है, हमारा v क्या होगा, शून्य होगा प्रथम स्थिति में, फर्स्ट स्थिति में। तो बल कितना लगेगा, f बल लग रहा है, तो f बल वो कितना लगेगा, तो माइनस m u स्क्वायर बटा में 2s, क्योंकि इसका मान तो 0 हो गया। ठीक है, तो बचेगा इतना, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन में क्या हो रही है, दूसरी कंडीशन में हम द्रव्यमान को दुगुना कर दे रहे हैं। ठीक है, द्रव्यमान को दोगुना, तो बल कितना होगा, तो द्रव्यमान को दुगुना, m है तो अब 2m हो जा रहा है। ठीक है, v तो भाई लास्ट में जाकर उसको रोक रहे हैं तो v तो शून्य हो जाएगा ही। u को क्या कर रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, u को आधा कर दे रहे हैं तो हो जाएगा माइनस, यानी माइनस चिन्ह को पहले कर देने, u का मान कितना है, आधा, यानी u बाई 2 का स्क्वायर, अब बटे में दूरी वही है s ही है, बटा में 2s। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से f बराबर क्या आ जाएगा, माइनस m, ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर। ठीक है, u स्क्वायर बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4s। इसको इक्वेशन सेकेंड बना दीजिए। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब भाई इसको चेंज कर रहे हैं ना, वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ से f डैश निकाल दे रहे हैं। क्या निकाल दे रहे हैं, इसको f डैश निकाल दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए f डैश को हम कन्वर्ट करें, यानी इसको यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, f डैश, तो देखिए क्या लिखे, इसको माइनस m u स्क्वायर बटे में 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2s, ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस m u स्क्वायर बटे में 2s, माइनस m u स्क्वायर बटे में 2s बराबर f लिख सकते हैं। तो f डैश बराबर क्या आ जाएगा, f डैश बराबर इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, तो आ जाएगा f बाई 2, यानी जो हम बल लगाएंगे, द्रव्यमान दुगुना कर दे और वेग को आधा कर दे, तो उतना ही दूरी पे रोकने के लिए वस्तु पर कितना बल लगाना पड़ेगा, उस बल का आधा लगाना बल पड़ेगा। ठीक है, यानी जो हम बल लगा रहे थे, मान लीजिए 50 न्यूटन का बल लगाए थे, तो अब द्रव्यमान को दोगुना कर दे और वेग को आधा कर देंगे तो 25 न्यूटन का बल लगाएंगे तो वो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, आधा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो f/2 बल लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 60 का। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 60 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 60 का ऑप्शन नंबर ए, f/2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए को क्या करिए, करेक्ट कर लीजिए। हमारा जो फिजिक्स का सॉल्व करेंगे उसका 10वां क्वेश्चन होगा, क्योंकि ठीक है 51 नंबर से शुरू होता है। ठीक है, तो आप लोग की पेपर की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और जिसके पास भी किसी भी ईयर का यदि पेपर है, ठीक है, उसका PDF है तो हमारे व्हाट्सएप पे, ठीक है, उसको सेंड कीजिएगा।
हम लोग उसका सोल्यूशन करा देंगे, ठीक है। किसी भी सन का हो, ठीक है, आप लोग उससे हमारे पास भेजिए, हम लोग उसका सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है। हम लोग के पास जितना है उसका सोल्यूशन आप लोग को करा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिएगा देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन यानी 61 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। देखिएगा क्या कर रहा है इसमें, कर एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण होगा, ठीक है। इसका त्वरण क्या होगा, देखिए ये गति के नियम से है, ठीक है। और मुझे शायद पता हो तो मैं बता दूं आप लोग को, ये गति के नियम का जो अभ्यास प्रश्न उसका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। और जो हम लोग वहाँ पे पढ़ाए थे बताए थे तो मिक्सिंग करने में वो वीडियो कट यानी वो क्वेश्चन कट गया था तो मिला भी नहीं है, ठीक है। और मैंने सोचा बाद में बना देंगे तो बनाए भी नहीं। तो चलिए यहाँ पे आपको मिल ही गया, देख लेते हैं सोल्यूशन उसका कैसे करेंगे, ठीक है। गति के नियम का दूसरे अभ्यास प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है यही, ठीक है। तो देखिए कह रहा है एक मोटरसाइकिल है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, ठीक है। ए का मान दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका द्रव्यमान में मान लेते हैं कि उसका जो द्रव्यमान है उस साइकिल का क्या है, m द्रव्यमान है, ठीक है। कह रहा है एक ऐसी ही खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जा रही है। m द्रव्यमान की तो यह मोटरसाइकिल है जो इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है, फिर इसके पीछे उतने ही द्रव्यमान की खराब मोटरसाइकिल बांध दिया जा रहा है, ठीक है। यानी एक और द्रव्यमान m द्रव्यमान की एक और है, ठीक है, m द्रव्यमान की अन्य मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल इसके पीछे क्या किया जा रहा है, साइकिल क्या किया जा रहा है, बांध दिया जा रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है उसका त्वरण क्या होगा यानी a डैश क्या होगा, ठीक है। या इसको a1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए, क्या होगा, ठीक है। द्रव्यमान दोनों का क्या है, m है, ठीक है ना। तो आपको पता है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो यहाँ से F बराबर कितना आ जाएगा, हम जब 8 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से चल रहे तो उस पर निकाल रहे हैं बल, ठीक है। तो ए का मान कितना है, a1 का मान 8, ठीक है। तो यहाँ से F1 निकल जाएगा, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा 8m या m 8, इसी को लिख सकते हैं क्या 8m, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इसी के पीछे क्या किया जा रहा है, m द्रव्यमान की एक अन्य खराब मोटरसाइकिल बांध दिया जा रही है। तो F2 कितना होगा, F2 वहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m a2, क्योंकि m तो सबके लिए m है, यानी दोनों के लिए m ही द्रव्यमान के है। तो यहाँ से F2 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा m, और a2 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। a2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे m तो नहीं रहेगा, क्योंकि अब देखिए m a2 होगा। अब इसके लिए द्रव्यमान क्या है, एक तो मोटरसाइकिल का द्रव्यमान और एक अन्य मोटरसाइकिल का द्रव्यमान, यानी जो कुल द्रव्यमान हो जाएगा, कुल द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा, m प्लस m बराबर 2m, m प्लस m बराबर 2m। तो यहाँ पे कितना रखेंगे m, 2m, क्योंकि इस m का वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये जो फोर्स लगेगा ये दोनों मोटरसाइकिलों द्वारा, ठीक है। तो दोनों का द्रव्यमान लेंगे, बात समझ में आई है। तो ये हो गया 2m बराबर a2, ठीक है। अब यहां से हम निकाले a2 बराबर तो क्या हो जाएगा F2 अपान 2m, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो F1 और F2 है, ठीक है, वो क्या है, F1 और F2 क्या है, बराबर है, यानी जो दोनों का बल है वो क्या है, बराबर है, यानी बल को परिवर्तित नहीं करना है, ठीक है। तो हम F2 बराबर क्या रख देंगे इसके स्थान पे, F1, तो क्या हो जाएगा F1 अपान 2m, इसी को, ठीक है, क्योंकि हमें बल को परिवर्तित नहीं करना है, बल को परिवर्तित नहीं करना है, ठीक है, परिवर्तित किए बिना, ठीक है, किए बिना निकालना है। तो बल को हमें परिवर्तित नहीं करना है, तो F1 और F2 क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर होगा, तो आप ये बराबर होगा तो आप 2m a2 बराबर m 8 करके वैसे कर सकते थे, या F2 के जगह पे F1 रख दीजिए, ठीक है। तो F1 की वैल्यू कितनी है 8m, तो 8m बराबर कितना हो जाएगा 2m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 2 चौके 8, कितना आ जाएगा 4। ए है ना त्वरण है, त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा,
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। A1 का मान दिया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द्रव्यमान कितना है m, तो बल कितना लगेगा इतना, F1 निकाल देंगे। ठीक है, 8 m न्यूटन का। करा कि बिना बल को परिवर्तित किए, बल को हमें परिवर्तित नहीं करना है और उतने ही द्रव्यमान की एक खराब मोटरसाइकिल उसके पीछे बांध दी जा रही है, तो थोड़ा पूछ रहा है। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, m 2m हो जाएगा। तो बल कितना हो जाएगा F2 m इंटू A2 होगा, तो m का मान 2m है और A2। अब ये जो बल को परिवर्तित नहीं करना है, तो ये जो बल होगा दोनों बराबर होगा। तो हम यहाँ से A2 की वैल्यू निकाले हैं, तो F2 अपान 2m आया है, पक्षांतर करेंगे तो F2 बराबर F1 रख दिए हैं क्योंकि बल बराबर है, और F1 की वैल्यू आपको पता है 8m है। 8m करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। आगे हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थात 12 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की देखिए, इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है एक सेकेंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है, वहां दोलन का आवर्तकाल होगा। तो सेकेंड लोलक का पृथ्वी पे आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकेंड। ठीक है, तो पृथ्वी पर सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेकेंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है पृथ्वी पे 2 सेकेंड होता है। ठीक है, इसको हम एक अन्य ग्रह पे ले जा रहे हैं जहां पे जी का जो मान है वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है। तो हम पृथ्वी पे आवर्तकाल निकाले T1। ठीक है, तो T1 बराबर क्या, आपका आवर्तकाल का फार्मूला होता है 2π√L/g, यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पे निकालेंगे तो भाई यही होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये पृथ्वी पर होगा। ठीक है, पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण g होता है, उस लोलक की लंबाई L होगी, ये 2π नियतांक होता है। ठीक है, ये क्या है आवर्तकाल, तो इसका मान दिया है यहीं बराबर दिया है कितना 2 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड होता है। ठीक है, इसको ले जा रहे हैं किसी अन्य ग्रह पर। ठीक है, तो वहां पे T2 बराबर कितना हो जाएगा 2π√L/g। g यहाँ पे कितना है, तो पृथ्वी का 1/9 है, तो पृथ्वी का कितना है g, इसी का मतलब गुणा 1/9 है। ठीक है, तो 1/9 है, तो ये 9 का ऊपर गुणा होगा ना, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 2π√9L/g। अब 9 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, T2 बराबर, ये इसका निकालेंगे तो 3 होगा, तो 3 का इसमें क्या होगा, या 3 हो जाए, तो निकाल दीजिए 3 × 2π√L/g। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से 2πL/g, 2π√L/g बराबर कितना रख दे 2 रख दे, क्योंकि पृथ्वी पे गुरुत्वीय सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू 2 रख देंगे तो ग्रह पे निकल के आ जाएगा T2, यानी कितना आवर्तकाल होगा, तो 3 गुणे इसका मान कितना है 2, यानी T2 बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 सेकेंड। कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। बात समझ में आई है बच्चों। ठीक है, 6 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा 6 सेकेंड आया है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, 62 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, तो आपका 61 और 62 यानी 11 और 12 नंबर क्वेश्चन दोनों का ही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है। इतना नोट करिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। नोट करिएगा इतना, देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन यानी 13 नंबर फिजिक्स का। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि दो वस्तुओं के संवेग समान हैं, यदि उनके द्रव्यमान m1 m2 हो तथा गतिज ऊर्जाएं, ठीक है, क्रमशः k1 k2 हो, तो अनुपात k2/k1 होगा। ठीक है, संवेग समान है और उनका द्रव्यमान क्या है m1 और m2 है, तो संवेग बराबर p बराबर क्या होता है m × v, और गतिज ऊर्जा k बराबर क्या होता है, k बराबर क्या होता है 1/2 mv², यही होता है ना। तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाले तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर p/m, और यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m, अभी v की जगह पे एक p/m रखेंगे तो स्क्वायर है, तो p² m² हो जाएगा,
एक m से कट जाएगा, ठीक है। तो k बराबर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बाई 2m, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दो वस्तुएं हैं, द्रव्यमान m1 m2 है और गतिज ऊर्जा k1 k2 है, ठीक है। तो k1 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, संवेग p है, दोनों के लिए समान है संवेग, ठीक है। तो p स्क्वायर बाई 2m1 हो जाएगा, इक्वेशन इसको फर्स्ट बना लीजिए। और k2 बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर 2m2, इसको इक्वेशन सेकेंड बना दीजिए। हमें निकालना है k2 अपन k1 का मान, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करिए आप, भाग कर दीजिए। तो हो जाएगा k2 अपान k1 बराबर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 2m2, अब बटा इसका बटा कितना, p स्क्वायर बाई 2m1, ठीक है। तो यहाँ से p स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपको पता है बचेगा क्या, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, k2 बराबर k2 अपन k1 बराबर कितना बचेगा, देखिए 1 बटा में m2, 1 बटा में m2 बटे में 1 बटा में m1। आपको पता है कि बटा होता है तो पलट जाता है, ठीक है। यहीं पे कर सकते थे लेकिन बता दे आगे कि पलट जाता है। तो क्या आ जाएगा, k2 अपान k1 बराबर कितना आ जाएगा, m1 ऊपर चला जाएगा तो m1 अपान m2, m1 अपान m2, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो k2 अपान k1 बराबर कितना आएगा, m1 अपान m2, m1 अपान m2। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, तेरा का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आई है, चलिएगा अगला देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, यानी 14 नंबर, ठीक है। फिजिक्स का हम लोग सीरियल लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपके बुक में पेपर में 64 नंबर क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं के माप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा। यानी सेल्सियस और पैमाने में क्या संबंध है, आप लोग ताप पढ़े होंगे तो उसमें है क्या कि c/5 बराबर क्या होता है, f माइनस 32/9। इसको निकालने का मैं तरीका भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। क्या करते हैं कि कौन सा पैमाना है वो लिखते हैं, फिर वो कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है तो -0 करते हैं, और बटे में वो उसमें कितने खाने बराबर कितने खानों में बांटा गया उसको बटे में लिखते हैं, ठीक है। तो c माइनस 0/100, f माइनस ये 32 से शुरू होता है 32/180, ऐसी को कटाते हैं, ठीक है। 20 से कटाएंगे तो यही आता है, ठीक है। तो आपको f का मान दिया है, ठीक है, और c की वैल्यू निकालना है। तो c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, f माइनस 32/9 और गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब f की वैल्यू दी है कितना, 45, जी हाँ 45, ठीक है। तो 45 माइनस 32/9 और गुणे 5, 45 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 3, और 4 में से 3 गया 1 बटे में 9 गुणे 5, ठीक है। अब इसको करिए कितना हो जाएगा, 13×5 = 65 अब बटे में 9। अब इसी को करिए 9 छक्का 54, 9 7 63, 9 7 63, तो 65 में से 63 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 बचेगा तो भाई 9 से तो भाग जाएगी नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 20 हो जाएगा। तो कितनी बार भाग जाएगी, 9 दूना 18, 2 बार जाएगा, फिर 20 में से 18 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर 20 होगा, 9 दूना 18, यानी ऐसे जाएगा, ठीक है। 7.222 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7.22 डिग्री सेल्सियस दिया है, 7.2 दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दिया है, इनमें से कोई नहीं, यानी हमें ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी में दिया है कि इनमें से कोई नहीं सही है। तो आप ऑप्शन नंबर डी को क्या करिए, टिक कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को क्या करिए आप लोग, टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उमेर सीट आती है आप लोग उसको भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, कर चुके होंगे आप लोग, ठीक है। यानी 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 अंश है, तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा। फार्मूला क्या होता है, n का मान प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का, n बराबर क्या होता है 360 बटे में थीटा माइनस 1, यही तो होता है 360 बटे में थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से कर देते हैं, थीटा की वैल्यू दी है, इसका मान दिया है कितना 60 अंश है, 60 अंश पे, ठीक है। तो चलिए 360 बटे में 60 और -1, 0 से 0 कट गया, 6 6 के 36, 6 बार में यानी आया है 6 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 5,
कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5 प्रतिबिंब। कितने दिखेंगे? 5 प्रतिबिंब। ठीक है, 5 प्रतिबिंब ऑप्शन में दिया है आपके, 5 प्रतिबिंब। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो आपका 65 यानी 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बिल्कुल इजी था, सब लोग कर चुके होंगे, इसको कोई छोड़ भी नहीं पाएगा, सब लोग कर जाएंगे इसको। ठीक है, जो 64 नंबर क्वेश्चन था ये भी सब लोग कर जाएंगे। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, फिर देखते हैं आगे। नोट करिएगा इतना। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया दाब 760 mm है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर दाब का मान होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा दाब है, ठीक है, वो कितना है? 760 mm है। ठीक है, कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा दाब कितना होगा। तो इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको T1 मान लेते हैं और इसको T2 मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, वी नो, क्या हम जानते हैं भाई, हम लोग पढ़े थे तो उसमें आपको पता है, लेसन में पढ़े थे कि जो हमारा दाब होता है वो ताप के क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपात में होता है। ताप बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा, और ताप घटाएंगे तो दाब क्या होगा? घटेगा। तो मैंने आपको रिलेशन बताया हर बार, ठीक है, कई बार बताया कि जब समानुपात में होता है और दो यूनिट है, ठीक है, P1 और P2 है, तो अनुपात कैसे निकालते हैं? P1 अपान P2 बराबर, इधर 1:2 चलता है तो समानुपात में होता है, तो इधर भी 1:2 चलाते हैं, यानी T1 अपान T2 हो जाएगा। ठीक है, अब P1 की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, P1 की वैल्यू कितना है? 760, और P2 की वैल्यू पूछा है तो P2 रख देंगे। ठीक है, T1 का मान दिया है 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम दाब को जब लेते हैं, दाब और ताप होता है, तो ताप को हम केल्विन में चेंज करते हैं। ठीक है, और केल्विन में चेंज करने के लिए सेल्सियस पैमाने पे जितना मान होता है उसमें 273 ऐड किया जाता है। ठीक है, तो T1 का मान है 0, इसमें प्लस 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बटे में T2 का मान कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100, इसको भी केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से P2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, तो हो जाएगा 760 गुणे, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 373। आइए इसका गुणा होगा, P2 में 273 का गुणा हुआ होगा, अब P2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये भागा में चला जाएगा, तो हो जाएगा 273। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, P2 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसी को कैलकुलेशन करना है आपको। चलिए कैलकुलेट करिए इसको। ठीक है, आप लोग के पास तो कैलकुलेटर नहीं होगा पेपर में भाई, वहाँ पे आप लोग को दिमाग लगाना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऐसे जनरली सॉल्व करते हैं, तो आप लोग कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, ठीक है, सॉल्व करिए इसको। 360 गुणे 373 और भाग कर देंगे कितना? 273 से। ठीक है, 273 से, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको जब कैलकुलेशन किए तो आया है 1038 mm, 1038 mm, और आपके ऑप्शन में इतना मैच नहीं कर रहा है। 360 दिया है, 780, 730 और डी दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो हम ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, जो हमारा दाब हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1038। अब यहीं से देख लीजिए, दाब जो होता है प्रोपोर्शनल होता है T का। ताप बढ़ाए हैं, 0 से 100 किए हैं तो दाब भी बढ़ेगा, तो पहले था 760, अब बढ़ के कितना हो गया? 1038, क्योंकि भाई ताप बढ़ाने पे दाब क्या होता है? बढ़ता है। तो यहीं से आप लोग को कैलकुलेशन मिल गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन, यानी 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? कह रहे यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो तो उसकी धारिता होगी। तो आपको पता है धारिता बराबर क्या होता है? धारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है,
विशिष्ट ऊष्मा। तो द्रव्यमान दिया कितना 100 ग्राम और विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया है 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। वहीं कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस देता तो हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान को चेंज करते हैं, ठीक है, लेकिन मात्रा ग्राम में ही है। विशेष ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। तो गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2 जीरो से दशमलव गायब हो जाएगा, यानी आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11, ठीक है, कितना आ जाएगा 11। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए को क्या करिए आप लोग टिक कर लीजिए, ठीक है, 11 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर है, चलिएगा इतना नोट कर लीजिए। अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 5 ग्राम द्रव्यमान के पिंड विरामावस्था में, ठीक है, 5 ग्राम का एक पिंड है जो विरामावस्था में है, पर एक बल 20 सेकेंड के लगता है। एक बल लगाते हैं 20 सेकेंड के लिए, ठीक है, जिसके बाद उस वस्तु पर कोई बल नहीं लगता है तथा 5 सेकेंड पश्चात 50 सेंटीमीटर की दूरी चलकर रुक जाता है। बल का मान न्यूटन में होगा। बल का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है F बराबर क्या होता है m इंटू ए। तो m की तो वैल्यू दिया है, ठीक है, a की वैल्यू हमें क्या करना है नहीं पता है, तो इसको ज्ञात करना है। आपको a बराबर पता है क्या होता है v माइनस यू अपान टी, ठीक है। तो t तो वैल्यू पता है हमें, t कितना है 20 सेकेंड के लिए बल लगाया गया है, अब प्लस 5 सेकेंड के बाद वो कितना दूरी तय करती है, यानी टोटल जो हमारा समय हो जाएगा कितना हो जाएगा 25 सेकेंड, ठीक है, कितना हो जाएगा 25 सेकेंड। तो t की वैल्यू दिया है, u की वैल्यू दिया है कि u जो है प्रारंभ यानी जो पिंड है प्रारंभ अवस्था यानी विरामावस्था में है, तो उसका u क्या होगा 0 होगा। तो u की वैल्यू दिया है 0, t की वैल्यू दिया है 25, ठीक है, v की वैल्यू हम ज्ञात कर लेना तो a की वैल्यू आ जाएगा। m का मान दिया ही है कितना है 5 ग्राम, कितना है 5 ग्राम का है, ठीक है। तो m का भी मान दिया है 5 ग्राम। तो ग्राम को चेंज कर देंगे किलोग्राम में, तो 1000 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.005 किलोग्राम, ठीक है, इतना। तो m का मान दिया है, a का मान ज्ञात कर लेंगे इस फार्मूले से, क्योंकि u पता है t पता है v बस हमें पता करना है, ठीक है। तो वहां से तो आपको पता है v बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या निकाल लें हम, v बराबर दूरी बटा में समय, इस फार्मूले से। आपको पता ना कि 5 सेकेंड में 50 सेंटीमीटर जा रहा है, तो 5 सेकेंड में 50 सेंटीमीटर जा रहा है, इसका मतलब हम भी ज्ञात कर लेंगे कि उसका अंतिम वेग कितना है, क्योंकि u जो है 0 है। अच्छा, उस फोर्स लगाए हैं, फोर्स 20 सेकेंड के लिए लगाए हैं, अब 20 सेकेंड के लिए फोर्स लगा के उसके बाद छोड़ दिए हैं, तो 5 सेकेंड में वो 50 सेंटीमीटर चली जा रही है, यही कह रहा है ना कि 5 सेकेंड में 50 सेंटीमीटर दूर चली जा रही है। तो भी निकाल लेंगे कि उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा 5 सेकेंड में 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर तो उसको चेंज कर दीजिएगा मीटर में, ठीक है, मीटर में चेंज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 50 में 100 से क्या करें डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 मीटर हो जाएगा। यानी जो आपकी दूरी दिया है s, जो s दूरी दिया है कितना 50 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा कितना 0 से 0 कट जाएगा, 5 में 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। तो दूरी दिया है और समय दिया है कितना सेकंड में 5 सेकंड में, तो v बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वहाँ पे कटा दीजिए, ठीक है, यहाँ से घटा दीजिए। तो पहले दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 10 से नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 50 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ही आपको दिख रहा है, सीधा सीधा 5 से कटा दीजिए एक बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.1, यानी v बराबर कितना हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू पता हो गया इतना, ठीक है, u की वैल्यू पता है, तो हम a की वैल्यू निकाल लेंगे और a की वैल्यू निकल जाएगा तो इस फार्मूले में a का मान रख के हम बल का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इस ऊपर वाले को मिटा के सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बचेगी। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं और देखिए यहाँ पे हम निकाल लें a की वैल्यू, ठीक है। तो a की वैल्यू निकाल ले तो v के बराबर कितना है 0.1, अब माइनस u का मान 0,
और टी का मान कितना है, टोटल समय 25 सेकेंड है। ठीक है, 25 सेकेंड। तो भाई 0.1 में से 0 घटाएंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। अब दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे कितना हो जाएगा 250। तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया आपका, त्वरण हो गया। ठीक है, यानी ए का मान हो गया। तो अब बल निकाल लेंगे, कितना बल होगा, तो ए बराबर क्या होगा, m इंटू ए। एम का मान कितना है 0.005 गुणे ए का मान कितना निकाले हैं 1/250। ठीक है, अब इसी का सलूशन करना है। ठीक है, जब इसको सलूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.0002 इतना न्यूटन आएगा। ठीक है, 0.002 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए दिया है 0.0002 न्यूटन। ऑप्शन नहीं, इसको आप लोग क्या किया है, दशमलव को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो दशमलव को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार हम लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एडजस्ट करते हैं। दो देखिए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में 2 दिया है। ठीक है ना, तो ए और डी तो ऐसे कट हो गया। अब देखिए उसमें भी दशमलव को एक स्थान इधर तक, यानी दशमलव को यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, तो 3 स्थान किधर जा रहा है, दाएं जा रहा है। तो घात किस में जुड़ती है, माइनस में। ठीक है ना, आपको बताया गया है। तो कितना हो जाएगा 0.2 गुणे जितना जाता है उतना माइनस चढ़ा दे। तो 1 2 3 स्थान गया है ना, 10⁻³ लगा देंगे। तो 0.2 गुणे 10⁻³ न्यूटन, 0.2 गुणे 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है, चलिएगा इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करें इसमें, क्रैक सूक्ष्मदर्शी के मुख्य पैमाने को 0.5 mm के भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, यानी उसको एक भाग का मान 0.5 mm है। कह रहे वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भाग के साथ मिलते हैं। यानी जो मुख्य पैमाना सूक्ष्मदर्शी का उसका जो 49 भाग है वह वर्नियर पैमाने के 50 भाग के क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि पैमाने का अल्पतमांक क्या है, अल्पतमांक क्या है। ठीक है, तो जो मुख्य पैमाना है हमारा, मुख्य पैमाना वो उसका कितना भाग, 49 भाग, और एक भाग का मान कितना है 0.5 है या 49 भाग। ठीक है, चलिए मुख्य पैमाने का 49 भाग किसके बराबर है, वर्नियर के 50 भाग के। ठीक है, वर्नियर के 50 भाग के बराबर है। ठीक है, और जो मुख्य पैमाना का एक भाग है, ठीक है, मुख्य पैमाने का एक भाग किसके बराबर है, तो 0.5 mm के बराबर है। ठीक है, तो मुख्य पैमाने के जो 49 भाग है उनका मान कितना हो जाएगा, यानी 49 भाग का मान कितना हो जाएगा, 49 भाग का मान कितना हो जाएगा 49 गुणे 0.5 कितना हो जाएगा, 5 9 45, 4 और 5 चौके 20, 4 24, दशमलव के स्थान पर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 24.5। ठीक है, 24.5 ये क्या हो जाएगा 49 भाग, यानी जो सूक्ष्मदर्शी है उसके मुख्य पैमाने का जो 49 भाग है, ठीक है ना, जो 49 भाग है वह वर्नियर पैमाने के 50 भाग के क्या है, बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं कि वर्नियर का एक भाग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वर्नियर का एक भाग कितना होगा, वर्नियर का एक भाग कितना होगा, तो देखिए ये जो 24.5 भाग है यही ना वर्नियर के 50 भाग के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो एक भाग निकालने के लिए क्या करते हैं कुल कितना भाग है उसका 24.5 में भाग कर दीजिए किससे, 50 से। ठीक है, टोटल से, तो एक उसका भाग आके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कर दीजिए भाग, तो क्या हो जाएगा, दशमलव को हटा दीजिए तो इतना हो जाएगा, और 10 से गुणा किया ना तो नीचे हो जाएगा आपका कितना 500। अब इसको आप लोग क्या करिए, भाग कर दीजिए। ठीक है, तो इसको भाग कर दीजिए, तो भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, चलिए भाग करके देख लेते हैं। 245 में भाग करना है 500 से। ठीक है, तो आ जाएगा 0.49 इतना भाग।
तो ये वर्नियर का एक भाग हो गया इतना, ठीक है। तो हम अल्पतमांक निकाल लें, अल्पतमांक कितना हो जाएगा, तो इस पे 50 भाग है ना, 50 भाग, तो 0.5 में से घटा दीजिए कितना, 0.49, क्योंकि ये एक भाग का मान है, इस पे कितने भाग है, 50 भाग, तो घटा दीजिए क्योंकि ये पॉइंट में, तब इसको भी पॉइंट में लाएंगे, ठीक है। तो इतने भाग में से घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.50 में से 49 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। इतना क्या आएगा, ये mm आएगा, ये mm में मान है, ठीक है। आपके 50 भाग के बराबर था ये, ठीक है ना। तो 50 भाग को, इसी को 0.50 क्यों आया है, क्योंकि इसको ये सेंटीमीटर में है, इसी को mm में चेंज करेंगे तो भाग करेंगे ना, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इतना में से इतना घटाएंगे तो इतना mm आ गया। अब mm इतना कितना, 0.01 mm। अब ऑप्शन में मिलाते हैं, दिया है इतना 0.01 mm, नहीं दिया है, सेंटीमीटर में सारा ऑप्शन दिया है। तो mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग करते हैं। तो 10 से भाग करेंगे तो दशमलव और इधर खिसक के आ जाएगा, यानी 0.01 सेंटीमीटर। उसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 0.001 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 71 नंबर क्वेश्चन, यानी 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 1 किलोवाट घंटा का मान है, 1 किलोवाट घंटा का मान है, ये आपको बताया गया है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 × 10 की पावर 6 वाट, 3.6 × 10 की पावर 6 वाट इतना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कराते हैं, तो 71 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 × 10 की पावर 6 वाट, इसमें जूल दिया है, इसका मतलब ये कार्य होगा, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा कार्य का मान कितना होगा, तो 3.6 × 10⁻6 जूल, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एसआई पद्धति में न्यूटन इंटू सेकेंड इकाई किसका है, ठीक है। यानी अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि जो न्यूटन इंटू सेकेंड है यह किसका मात्रक है। तो आपको बल का आवेग, यानी आवेग बराबर पता है, बल आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणित समय अंतराल, समय अंतराल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इंटू समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो न्यूटन इंटू सेकेंड किसका मात्रक है, बल के आवेग का, किसका मात्रक है, आवेग का, ठीक है। तो बल के आवेग की ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बल के आवेग की, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला भी ऑप्शनल है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है इसमें कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कह रहा है जूल, किलोवाट घंटा, सी कह रहा है मेगावाट, और डी कह रहा है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो अभी देखिए किलोवाट घंटा, जूल ऑप्शन आया है इसमें, तो ऊर्जा का मात्रक है ही, ठीक है। और जूल तो ऊर्जा का मात्रक है ही, न्यूटन इंटू मीटर भी क्या है, ऊर्जा का मात्रक, क्योंकि आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ठीक है। तो बल का मात्रक न्यूटन इंटू विस्थापन का मात्रक मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर बराबर यही जूल होता है, ठीक है। तो ये भी कार्य का मात्रक है, ठीक है, यानी ऊर्जा का मात्रक है। तो आपका जो मेगावाट है, सी ऑप्शन मेगावाट, ये किसका मात्रक है, सामर्थ्य का, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो जूल, जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है वो क्या है, मेगावाट है, क्या है, मेगावाट, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, क्या करें इसमें कि एक पिंड विरामावस्था में चलना आरंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो टीवे, यानी 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी। तो आपको पता है टीवे सेकेंड में चली गई दूरी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, एस टी बराबर क्या होता है, u प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t माइनस
1। ये ट्यूए सेकेंड में चली गई दूरी, ये एस टी क्या बताता है कि ट्यूए सेकेंड में चली गई दूरी कितनी होगी। तो कितने सेकेंड में, 10वें सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा एस 10, यानी 10वें सेकेंड में चली गई दूरी कितनी होगी। यू कह रहा है कि आपका क्या है, विरामावस्था से चलना, तो यू क्या होगा आपका 0 होगा, इसका मान कितना होगा 0। तो इससे लिखने से मतलब है कोई नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 ए का मान कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है, तो हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 2 और टी का मान कितना है 10 - 1, इसको कटा दीजिए 2 × 5 = 10, तो एस 10 बराबर कितना आ जाएगा, बार है 5 गुणे, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का ही चिन्ह आ गया, और 10 से 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20, और 20 में से 1 घटेगा कितना 19, और 19 × 5 = 95, यानी इतना मीटर, कितना मीटर जाएगा 10वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 95 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 95 मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग क्या करिए बी को टिक कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए। फिर देखते हैं एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देखते हैं। तो चलिए इतना नोट करिएगा, लास्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स का आपके जो पेपर है इसमें इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इसमें कि दो बल P1 तथा P2 का परिणामी बल P2 से 90 अंश पर है तथा इसका परिणाम P2 के समान है, P1 का परिणाम है, ठीक है। यानी दो बल हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये P1 बल है और एक ये हमारा P2 बल है, ठीक है। तो इसका परिणामी बल यही होगा जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। R ये हमारा क्या होगा परिणामी बल होगा। ये क्या है तो P2 से 90 अंश पर है, ठीक है, 90 अंश पर है और कह रहा है इसका परिणाम P2 के समान है, ठीक है। और ये जो परिणाम है यानी जो R है ये किसके समान है P2 के समान है, ठीक है। यानी R बराबर P2 है तो P1 की वैल्यू बताइए, यानी P1 का परिणाम बताइए कि कितना है, परिमाण बताना है, ठीक है। तो चलिए आपको पता है कि R बराबर क्या होता है परिमाण, इन लोग का जो R निकालते हैं परिणाम वो क्या होता है √P1² प्लस P2² प्लस P1 P2 cos थीटा, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा फार्मूला होता है परिणाम का, परिमाण का, ठीक है। R का क्या होता है फार्मूला, तो R ही बराबर किसके P2 के ना, तो यही हमारा फार्मूला हो जाएगा P2 बराबर √ में P1² प्लस P2² प्लस P1 P2 cos थीटा, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग P1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे थीटा का मान दिया है, थीटा जो है P1 और P2 के मध्य बनने वाला कोण है, ठीक है, क्या है कोण है। तो यहाँ से हम निकालेंगे tan थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका क्या P1 sin थीटा बटे में P2 प्लस P1 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया है, ठीक है 90 अंश, तो tan 90 अंश बराबर कितना हो जाएगा tan 90 अंश बराबर P1 sin थीटा और क्या हो जाएगा P2 प्लस P1 cos थीटा, ये क्या हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं तिर्यक गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं sin 90 अंश अब बटे में cos 90 अंश बराबर P1 sin थीटा अब बटे में P2 प्लस P1 cos थीटा, ठीक है। तो आपको पता है sin 90 अंश का मान कितना होता है 1 और sin और cos 90 अंश का मान कितना होता है 0 बराबर P1 sin थीटा अब बटे में P2 प्लस P1 cos थीटा। अब तिर्यक गुणा कर सकते हैं, अब तो गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो P2 प्लस P1 cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो P1 cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा -P2, यहाँ से cos थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -P2/P1, ठीक है। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू निकल के आ गया, अब यहीं पे रख देंगे cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो ये फार्मूला है P2 बराबर √P1² प्लस P2² प्लस P1 × P2
और कॉस थीटा की वैल्यू कितना रख दे, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस क्या है, माइनस P2 अपान P1। P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा P2 बराबर अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, ठीक है। और इसका करेंगे, क्या बचा है, P2 और P2 बचा, तो क्या हो जाएगा माइनस P2 स्क्वायर, क्योंकि P2 और P2 का गुणा करेंगे तो माइनस P2 स्क्वायर, ठीक है। कुछ छूट रहा है हमारे फार्मूले में, यहाँ पे 2 होता है, ठीक है, 2 होता है, 2P1 P2 cos थीटा होता है, 2 होता है, यही हम छोड़ दिए हैं, ठीक है, 2 होता है। तो यहाँ से क्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2P2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को सोल्यूशन करना है और यहाँ से हम P1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा P2 स्क्वायर बराबर, अब ये अंडर रूट हट जाएगा ना, तो P1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये क्या है P2 स्क्वायर माइनस 2P2 स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से P2 स्क्वायर और P2 स्क्वायर चिन्ह समान है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा है माइनस 2P, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2P2 स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर, ठीक है, P1 स्क्वायर हो जाएगा। तब इसका स्क्वायर है, हमें P1 की वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, देखिए अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट P1 स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर, हाँ P1 स्क्वायर बराबर, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए, अब इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा अंडर रूट 2P2 स्क्वायर। तो P1 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा P1, और इसका निकालिए तो P2 स्क्वायर तो निकल जाएगा, क्योंकि इसका P2 स्क्वायर यानी P2 गुणे P2, तो स्क्वायर का रूट मतलब दो को जोड़ा तो P2 बाहर निकल के चला आएगा, ठीक है। और जो 2 बचा है उसका तो निकाल नहीं पाएंगे स्क्वायर रूट, तो वो क्या रह जाएगा, अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो P1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2P2, ठीक है। तो जो P1 की वैल्यू आ जाएगी उसका जो परिमाण आ जाएगा कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2P2, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, P1 की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कराइए P1 बराबर, ठीक है, P1 बराबर होगा आपका अंडर रूट 2P2, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपके मॉडल पेपर का, ठीक है। अब इसी के साथ फिजिक्स का पार्ट समाप्त हो जाता है। अब इसके आगे केमिस्ट्री आएगा, तो केमिस्ट्री वाले सब सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिएगा इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो इसके अनुसार ही आप लोग पेपर की प्रिपरेशन कीजिएगा, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं एक अगले मॉडल पेपर के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।